हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत प्यूसम भाग भाग यहाँ पे 2 है, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी द्वितीय पाठ के पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर्स का जितने भी प्रश्न उन सभी प्रश्नों का आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर देखने वाले हैं, जो हम आपको हिंदी अर्थों में समझाएंगे। बाकी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो मंगलम है उसका हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के उसे इजिली देख सकते हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कोई समस्या अगर आप लोगों को कोई प्रश्न समझ में ना आए तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अपना क्वेश्चन जरूर लिखिए, हम उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। उन प्रश्नों का क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये मौखिक का है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं लेकिन आपको याद दिला दें, जब आप अपने बुक को पलटिएगा तो ये आपका मौखिक का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्, यानी पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोले। तो आपको संस्कृत भाषा में बोलना है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर को लिखेंगे। फर्स्ट हमने लिखा पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, यानी पाटलिपुत्र बिहार का राजधानी है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है। सेकंड हमने वाक्य जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पे वो कौन सा लिखा है, इदम नगरम गंगा तटे स्थितम अस्ति, यानी यह नगर, कौन सा नगर, पाटलिपुत्र नगर की बात की जा रही है यहाँ पे। यह नगर गंगा तट के किनारे या गंगा तट पर स्थित है। कौन सा नगर, पाटलिपुत्र। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम वदत्, यानी नीचे लिखे गए समस्त पद का समास विग्रह करना है। अगर आप लोग समास पढ़े हैं तो आप यहाँ पे इजिली उसको कर पाएंगे, और ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक से ही हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि ये आपका जो रेड में दिख रहा है ये आपका क्वेश्चंस है, और जो इधर ब्लैक में दिख रहा है ये आपका उत्तर है। तो ध्यान रखिएगा, सचिवालय क्या लिखा है, सचिवालय, इसका क्या होगा, सचिवा नाम आलय। जब इसको संस्कृत में आप अर्थ समझें तो इसका मतलब ये होता है सचिवों का स्थान या सचिवों के रहने का स्थान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सचिवालय। अब ये कौन से समास है तो आपको ये पता होना चाहिए, षष्ठी तत्पुरुष। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होते हैं, आप जो आप एग्जाम देंगे उसमें ये कर दिया जाएगा कि सचिवालय कौन सा समास है, ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा और वहां पे तत्पुरुष समास भी दिया हुआ रहेगा। तो आप कौन से समास को क्लिक करेंगे, तत्पुरुष समास को, और वो कौन सा तत्पुरुष समास है, ये षष्ठी। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें बोला गया है गोलगृहम। गोलगृहम तो क्या बनेगा, गोलम तत्च गृहम, यानी गोल है जो घर, गोल है जो घर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोल घर। गोल है जो घर उसको क्या बोलेंगे, गोल घर। तो गोल गृहम का मतलब क्या होता है हिंदी में, गोल घर। तो ये कौन सा समास है आपका, कर्म धारय समास। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे महित लतिलकम महितल तिलकम, महितल तिलकम। मही के मतलब क्या होता है, तो मही का मतलब जब आप शब्दार्थ देख रहे होंगे आप अपने बुक का, जब ये बुक को पढ़ाया जा रहा होगा उस टाइम, तो वहां पे मही का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, मही का मतलब पृथ्वी, तिलकम का मतलब तो आप समझ ही रहे जो टीका होता है, तो वही कहता है महितलस्य तिलकम, यानी पृथ्वी से तिलक, पृथ्वी से तिलक। तो यहाँ पे आपका एक षष्ठी तत्पुरुष है। तो इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न क्या करना है, महानगरम महत च तत्नगरम, यानी महान है जो नगर उसको क्या बोलेंगे, महानगर। और ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जो आपका गोल गृहम होगा वही आपका महानगरम होगा। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है सरस्वती कुल गृहम, यानी सरस्वत्या कुल गृहम, यानी सरस्वती का कुल परिवार, सरस्वती का जो सरस्वती है उसका कुल परिवार यानी पूर्वजों का परिवार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरस्वती कुल गृहम। और ये कौन सा समास है आपका, षष्ठी
तत्पुरुष। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको संधि विच्छेद करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका मौखिक प्रश्न का ही है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देखते हैं। संधि विच्छेदम बद्धता के फर्स्ट क्वेश्चन आता है नगरे नगरे अस्वन्यतम। क्या है? नगरे स्वन्यतमम। इसका क्या बनेगा? नगरेशु प्लस अन्य 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 तमम। क्या बोलेंगे इसको? नगरेशु अन्य तमम। अगला क्वेश्चन ग्रामो अयम। तो क्या बनेगा? ग्राम प्लस अयम। फिर उसके बाद है कलांतरेन। कलांतरेन तो क्या बनेगा? काल प्लस अंतरेन। अगला क्वेश्चन पटनेति। पटना प्लस इति बराबर क्या बनेगा? पटनेति। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है निर्गत। तो क्या बनेगा? नि प्लस गति बराबर क्या बनेगा? निर्गता। तो इस तरीके से आपको संधि विच्छेद करना है और ये सब आपके बुक में भी दिए गए हैं, आप वहां से भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपका अब जो प्रश्न आ रहा है वो आपका लिखित का आ रहा है। मौखिक खत्म हो गया, अब यहाँ पे हम लोग लिखित प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है कुटनिमिताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति, यानी कुटनिमिताख्य जो काव्य है उसको किस कवि के द्वारा रचा गया है या इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा? कुटनिमिताख्य काव्यम दामोदर गुप्तस्य कवि रचना आसीत, यानी कुटनिमिताख्य जो काव्य है इसके रचनाकार दामोदर गुप्त नामक कवि हैं। तो ध्यान रखना है दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिमिताख्य काव्य के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। अवस्थितम अस्ति यानी कहने का इसका मतलब है कि जो पाटलिपुत्र है वो कस्या मतलब किस नद्या के मतलब नदी, तीरे के मतलब किनारे, अवस्थितम के मतलब स्थित है, यानी पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा? पाटलिपुत्रम गंगा नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी जो पाटलिपुत्र है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय या काल, काल का मतलब यहाँ पे वही समय ही चलेगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य का मतलब इस, नगरस्य का मतलब नगर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या उत्तर बनाएंगे आप लोग? चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छा या बहुत ही सुलभ, कर सकते हैं सुलभ थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा थी। अगला क्वेश्चन राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, यानी राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा? राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्, यानी राजा अशोक के समय इस नगर का जो वैभव था अति मतलब बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। आप ऐसे इसको कह सकते हैं। किस नगर की बात की जा रही है? तो ये आपका पाटलिपुत्र की बात की जा रही है। किसके समय में? अशोक के समय में। देखिए ये सब जो नाम है ना, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजी बनाए जाते हैं।
ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। ऑप्शंस दिया रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिर उसके बाद दामोदर गुप्त, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो जब आप प्रश्न को सही से समझ पाएंगे और सही से उत्तर यहाँ पे कर पाएंगे, तब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस का और सारे जो आपके मन में डाउट चल रहा है उन सभी का आपको सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसमें पूछा गया है, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ कब अलिखत, यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखा है। और ये तो क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन करके आ चुका है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, पहले आप इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन से इजिली कर पाएंगे। देखिए हमने लिखा है, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर लिखित, यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है और इन प्रश्नों को भी आप याद कीजिए। अगर आप लोग को याद नहीं होता है तो आप अपने तरीके से नोटबुक में लिखिए ताकि आपको याद हो। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है, अधोलिखिता नाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुता, यानी नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन में जो संधि विच्छेद करने के लिए आया है वो है आपका पाणिनि पिंगलावी। पाणिनि पिंगलावी, इसका क्या बनेगा, तो पाणिनि पिंगलो प्लस ई। अगला क्वेश्चन है, अत्युत्कृष्टा सिदित, इसका क्या बनेगा, अति प्लस उत्कृष्टा प्लस आसित प्लस इति। और याद रखिए ये सब कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बना करके देगा, तो ध्यान रखना है, ये आपके बुक के लिए है, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्सवा सच, तो इसका क्या बनेगा, उत्सवा प्लस च बराबर क्या बनेगा, उत्सवा सच। अगला है अस्योत्तर श्याम का क्या बनेगा, अस्य प्लस उत्तर श्याम, तो इस तरीके से आपको बना लेना है, आपके बुक में भी ये सभी प्रश्न मिलेंगे। अगला है गांधी सेतु नाम, तो क्या बनेगा, गांधी सेतु प्लस नाम। वो ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, आपके बुक में भी है, आप वहां से भी इसको बना सकते हैं। अगला है नगर अस्यास्य, नगरास्यस्य, इसका क्या बनेगा, नगर अस्यास्य, तो क्या बनेगा, नगरस्य प्लस अस्य। अगला क्वेश्चन है पुष्पाश्रिता का क्या होगा, पुष्प प्लस आश्रिता, ये बन जाएगा आपका पुष्पाश्रिता। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया संधि विच्छेद कुरुता, यानी यहां से फिर से आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे बहुलम प्लस उत्पादनम, यानी यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करके दिया गया है और आपको यहाँ पे शब्द बनाने हैं। तो बहुलम प्लस उत्पादनम का क्या बनेगा, बहुलमु उत्पादनम। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है गंग्या प्लस तीरे, तो क्या बनेगा, गंग्यास्तीरे। अगला क्या है, नगरे प्लस अस्मिन, क्या बनेगा, नगरे अस्मिन। ये आपके लिए वीवीआई बन सकता है, ये क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से पूछा जा सकता है कि नगरे अस्मिन का क्या होगा, तो नगरे प्लस अस्मिन। अगला क्वेश्चन है च जोड़ आसी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, चासी, च प्लस आसी बराबर 80, च प्लस 80 बराबर क्या बनेगा, 80। अगला क्वेश्चन है शब्द प्लस अपी का क्या बनेगा, शब्दोपी। अगला क्वेश्चन से जिसमें पूछा गया है सर्वदा प्लस आक्रांतम, तो क्या बनेगा, सर्वदा क्रांतम। तो इस तरीके से आपको संधि विच्छेद सारे प्रश्नों का कर लेना है। और यहाँ पे एक और बचा है इत्येति,
तो इसको क्या बनेगा, इति प्लस एते बराबर इत्येते। तो ये ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं, आप लोग तो इसको इजीली कर लेंगे क्योंकि आपके बुक में भी है। अब अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्या कहा गया है कि अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुतः, यानी नीचे लिखे गए पद का स्वयं यानी खुद से संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है, जो आपको वर्ड नीचे लिखे गए हैं। जैसे कि आपको जो वर्ड लिखा गया है वो है आपका यद्यपि। तो यद्यपि का मतलब क्या होगा, यद्यपि रमेश गृहे न अस्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो रमेश है वो नहीं है। कहाँ नहीं है, तो अपने घर पे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यद्यपि का क्या मतलब होगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो हम आपको यहाँ पे जरूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो यद्यपि का आप एक और मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि। ठीक है, हालांकि जो रमेश है अपने घर पर नहीं है, या रमेश हालांकि घर रमेश पर, हालांकि जो रमेश है वो घर पर नहीं है। तो आप ऐसे भी इसका लिख लेंगे हालांकि। अगला क्वेश्चन आता है संप्रति। तो संप्रति का मतलब क्या होता है, तो हम आपको यहाँ पे चलिए लिख के पहले हिंदी में समझा देते हैं। संप्रति का मतलब होता है वर्तमान में। क्या होता है, वर्तमान में। अब चलिए इसका अर्थ समझिए, संप्रति तत्र रामो न अस्ति, यानी कहने का इसका मतलब है कि वर्तमान में राम यहाँ नहीं है, राम वहां नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अत्युव है। अत्युव के लिए आप क्या कहेंगे, तो अत्युव के लिए बहुत, यानी अत्युव सुंदरम नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। इसका मतलब क्या हुआ, जो पाटलिपुत्र है बहुत खूबसूरत शहर है या नगर है। क्या कहेंगे, बहुत खूबसूरत नगर है या शहर है। अगला क्वेश्चन महान। महान का मतलब तो सभी को पता होगा, तो हमने यहाँ पे बनाया महान नगरम पाटलिपुत्रम वर्तते, यानी पाटलिपुत्र को महान नगर बताया जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से जिसमें पूछा, अगला जो पॉइंट है उसमें है नगरम। तो नगरम का मतलब क्या होगा, नगरम का मतलब नगर होगा। तो नगरम का क्या हमने बनाया, नगरम इदम सुंदरम अस्ति, यानी कहने का मतलब यह नगर सुंदर है। कौन सा नगर, पटना की बात की जा रही है, पाटलिपुत्र की बात की जा रही है। ये जो पाटलिपुत्र नगर है वो बहुत ही सुंदर है। अगला जो क्वेश्चन आता है उसमें कहा गया अत्र सचिवालय गुलगृहम च अस्ति। तो अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ, यानी कहने का मतलब यहाँ एक सचिवालय और एक गोल घर है। कहाँ में, तो पाटलिपुत्र में। इस तरीके से आपको स्वयं वाक्य को बनाना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ रहे होंगे। अगला जो पॉइंट्स आता है उसमें आपको कहा गया है अधोलिखितानां पूर्यत, यानी नीचे लिखे गए का आप पूरा कीजिए। क्या पूरा करना है, तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का आपको उत्तर करना है। जैसे गंगा ऊपरी गांधी सेतु नाम क्या भराएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम खाली जगह क्या भराएगा, फिर पाटलिपुत्र से नामांतरम प्राप्यते। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अपने बुक से दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने तो भर दिया है, आप यहाँ से इजीली भर पाएंगे कि जो गंगा गंगा जो है वो कहाँ में है, एशिया महादेश में। और इस गंगा नदी पर एक बहुत बड़ा सेतु है, एक पुल है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल, उसी की बात की जा रही है। फिर इसमें कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र नगर है इसमें प्रसिद्ध क्या है, तो आप देखेंगे जब ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे गोलगृहम को भराएगा। पाटलिपुत्र से नामांतरम, यानी पाटलिपुत्र का एक और नाम रहा है, वो कौन सा नाम रहा है, तो कुसुमपुर रहा है। फिर उसी तरीके से जो कौमुदी महोत्सव है वो किसके शासनकाल में मनाए जाते थे, तो ये गुप्त वंश शासनकाल में मनाए जाते थे। फिर उसी तरीके से जो पाटलिपुत्र है वह गंगा नदी के किस दिशा में बहती है, जो गंगा नदी है, यहाँ पे उल्टी हम बोल दिए, गंगा नदी है वो पाटलिपुत्र के किस दिशा में बहती है, तो आप यहाँ पे बताएंगे उत्तर दिशा में। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय, यानी गोविंद सिंह जो है वो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, यानी किस नंबर के गुरु थे। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ से लिख पाएंगे
और यहाँ पे आपको ज्यादा हिंट्स के लिए आप अपने बुक से लिख लीजिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। जैसे यहाँ पे जो गांधी सेतु पुल है वो अफ्रीका में नहीं है, एशिया में है। अब यहाँ पे पाटलिपुत्र में ताजमहल तो है नहीं, तो आपका गोल गृहम होगा। पाटलिपुत्र का जो नामांतरण था यानी नाम आपको देखने को मिला है वो माधवपुर नहीं मिला है, कुसुमपुर मिला है। कौमुदी महोत्सव जो है वो आंग्ल शासन काल में नहीं मनाया जाता था, गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। ठीक उसी तरीके से जो पाटलिपुत्र नदी है वो पूरब में न बहती है, उत्तर दिशा में बहती है। पाटलिपुत्र नदी की बात नहीं की जा रही, बार बार इसमें गलती हो जा रहा है। ये जो गंगा नदी है पाटलिपुत्र के किस दिशा में बहती है, तो ये उत्तर दिशा में बहती है। तो यहाँ पे आपका ये पूरब गलत हो जाएगा और उत्तर सही होगा। गोविंद सिंह जी हैं वो सिख के 10वें गुरु हैं, प्रथम गुरु ये नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बुक से इसको बहुत इजीली कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे दोनों स्लाइड लगा दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, यानी नीचे लिखे गए जो रेखांकित पद हैं उससे उसके आधार पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि तत्र तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ मायन्ति, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां तीर्थयात्री दर्शन करने आते थे या आते हैं, यंती लगाने तो आते हैं यहाँ पे होगा, यानी कि वहां तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रश्न क्या निर्माण किया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तत्र क दर्शनार्थ मायन्ति, यानी वहां कौन दर्शन करने आते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है इसी में कि मध्यकाले, आप लोग देख पा रहे होंगे, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण तम अभूत, यानी इसका मतलब हुआ कि मध्यकाल में जो पाटलिपुत्र है वो 1000 वर्ष तक के लिए वो फिर से उसका जीवन प्रदान किया गया। तो हमने यहाँ पे लिखा है कस्मिन काले, यानी किस काल में पाटलिपुत्र को 1000 वर्ष के लिए जीवन अमूर्त किया गया। तो आप यहाँ पे बताएंगे कस्मिन काले। अगला क्वेश्चन से मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समृद्धारो जाता, यानी मुगल काल में किसकी नहीं, यहाँ पे पाटलिपुत्र की बात की जा रही है। मुगल काल में पाटलिपुत्र की जो समृद्धि है वो बहुत ज्यादा हो चुका था, बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों की हर्ष उल्लास रह रही थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है कि मुगल काले कस्य समृद्ध जाता, यानी मुगल काल में किसकी समृद्धि ऊंचाइयों पर थी, कौन सबसे आगे निकल कर जा रहा था। तो आप बताएंगे यहाँ पे कस्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है प्रश्नों को। अगला है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूना, यानी कहने का मतलब वहां सभी जन यानी सभी लोग आनंद मग्न है, यानी खुशी से झूम रहे हैं या खुशी में हैं। तो इसका क्या बनाएंगे, तत्र सर्वे जना कह अभूना, यानी वहां सभी लोग क्या हैं। तो इसका प्रश्न इस तरीके से बन गया और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगला क्वेश्चन आता है तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यानी वहां भगवान बुद्ध बहुत कृत्य मतलब अनेकों बार आए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तत्र कह बहुकृत्वा समागत, वहां कौन अनेकों बार आए हैं। तो यहाँ पे बुद्ध के जगह भगवान बुद्ध के जगह पे कह बन करके प्रश्न का निर्माण कर दिया। तो आपको इसी तरीके से प्रश्न का निर्माण करना है। अगला एक और बचा क्वेश्चन जिसमें कहा गया नग्रस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। तो इसका क्या बनेगा, अशोकस्य की जगह पे आप यहाँ पे कस्य बना लेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रश्नों का उत्तर क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब 7वां क्वेश्चन कहा गया है रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत, यानी जो नीचे रेखांकित पद हैं उन सभी का आपको विभक्ति लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है काले काले उत्सवाम भवंती अस्म। तो यहाँ पे जो काले काले हैं ये कौन सा विभक्ति है, प्रश्न का राइट आंसर बनेगा चतुर्थी। अगला क्वेश्चन से तस्य संकेत अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। तो तथ्य का यहाँ पे क्या बनेगा, तो तथ्य जो आपका है वो षष्ठी विभक्ति है।
आप लोगों ने पढ़ा है ना विभक्ति कितनी होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीया करके, तो उसी तरीके से आपका षष्ठी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन, नगरम इदम पटनेति नाम्न्यम नामना प्रसिद्धम गात, प्रसिद्धम गात, तो इसका क्या बनेगा, प्रसिद्धिम गात का मतलब प्रसिद्धि मतलब फेमस जिसको कह सकते हैं, तो नगरम क्या होगा, तो नगरम आपका प्रथमा या द्वितीय, ज्यादातर आपको ऑप्शन में प्रथमा नहीं दिया हुआ मिलेगा, आपको द्वितीय मिलेगा, तो आप यहाँ पे द्वितीय को आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत, यानी कौमुदी जो महोत्सव है वो कौन सा विभक्ति है, तो ये आपका प्रथमा विभक्ति है। जैसे आप पढ़े होंगे बालक, ये कौन सा विभक्ति होता है, बालक, बालको, बालका, ठीक है, आप ये विभक्ति को पढ़े होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ से ये बालका यानी कौमुदी महोत्सव की बात किया है, ये आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से जिसमें आपसे पूछा गया है दुर्गा पूजा वासरे, इसमें कौन सा दुर्गा पूजा वासरे हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति, तो यहाँ पे आपका ये क्लियर होता है। एक लास्ट प्रश्न आपके सामने रह जाता है मिलान करने वाला, इसको फटाफट से मिलान कर लेंगे। जो बच्चे यहाँ पे हिंदी अर्थ को समझे होंगे, जब ये जिस समय ये बुक को पढ़ाया जा रहा होगा, तो वो यहाँ इसको इजिली कर लेंगे। मही के मतलब क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए हमने यहाँ पे मिलाया, मही का मतलब पृथ्वी, सूत्राम का मतलब अत्यधिकम, पुरंदर का मतलब इंद्र, न्यूनतम का मतलब एकतम, उत्कृष्टा का मतलब प्रकृष्टा, और आगता का मतलब अगस्ता। और यहाँ पे हमने हिंदी अर्थ भी लगा दिया है जो आपको यहाँ पे समझाने में हमको इजिली होगा। जैसे मही का मतलब देखिए, यहाँ पे मही का मतलब क्या कहा गया है, पृथ्वी, इसका मतलब होता है धरती। पुरंदर का मतलब क्या है, इंद्र, और इंद्र का मतलब तो आप समझ रहे हैं पुरंदर का इंद्र, ठीक है। फिर सुतराम का मतलब क्या होगा, देखिए सुतराम का मतलब अत्यधिकम यानी और अत्यधिक। फिर उसके बाद अन्यंतम, अन्यंतम का क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अन्यंतम का मतलब एकतम, इसका मतलब क्या होता है एक। फिर उसके बाद उत्कृष्टा, उत्कृष्टा के लिए क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रकृष्टा, यानी प्रकृष्टा का मतलब क्या होगा अच्छी। आगता का क्या होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आया, तो आगस्ता होगा, यहाँ पे आगता का अगस्ता हो गया। तो इस तरीके से आपका सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।